अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की सनसनीखेज कोर्ट कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। जब तुमने मकतूल वाले फ्लैट के बेडरूम में मुलजिम को देखा तो उस वक्त मज़कूरा बेडरूम में मकतूल मौजूद था या नहीं? मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा। उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। ये क्या बात हुई? मैंने उसे आड़े हाथों ले लिया। जब तुम्हें मकतूल के बेडरूम में मुलजिम दिखाई दिया था तो फिर ये मालूम क्यों नहीं कि वहाँ कोई और मौजूद था या नहीं? इसलिए कि मुझे देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था। वो बड़ी मासूमियत से बोला। मेरी जैसे ही मुलजिम पर निगाह पड़ी तो मैं इसे मकतूल के बेडरूम में देखकर चौंक उठा था। फिर इससे पहले कि मैं किसी जरिए से अपनी हैरत का इजहार करता, मुलजिम ने पर्दा खींचकर मेरे देखने की राह मसदूद कर दी थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, क्या मुलजिम ने तुम्हें अपने अड्डे पर बैठे काम करते देख लिया था? मैं इस बारे में यकीन से कुछ कह नहीं सकता। और तुम्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि पर्दा खींचने के बाद मुलजिम ने मकतूल के बेडरूम में कौन सा कारनामा अंजाम दिया था? मैंने तंजिया लहजे में इस्तफसार किया, क्योंकि तुम तो दबीज पर्दे के पीछे देखने की सलाहियत नहीं रखते, है ना? जी हाँ बिल्कुल, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, इसके बाद तुमने क्या किया? वो आम से लहजे में बोला, मैं थोड़ी देर तक मजीद काम करता रहा, फिर कारखाना बंद करके घर चला गया। मतलब ये कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुमने मकतूल के बेडरूम में एक ऐसे शख्स को देखा था जो तुम्हारी नज़र में चोर, दगाबाज, दरों को मीसना, फितना परवर, फालतू, फजूल और जाने क्या क्या कुछ था। मैंने तलखी भरे लहजे में इस्तफसार किया। तो बड़े आराम और सुकून से अपने अड्डे पर बैठे टेल्डिंग करते रहे और फिर चुपचाप उठकर अपने घर चले गए। उसने जवाब देने के बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर डाला, तो फिर मैं और क्या करता? एक चोर को एक शरीफ इंसान के बेडरूम में देखकर अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सनसनी नहीं जागी थी तो कम से कम तुम इस वाक़ये का किसी और शख्सियत से जिक्र कर देते। मैंने अफसोसनाक अंदाज में कहा, मगर तुमने तो बकौले शख्स से मुंह में घुनघुनियाँ डाल ली थी और धनिया पीकर सो गए थे। वकील साहब, वो बड़े पुरस्कार अंदाज में मुझे मुखातिब करते हुए बोला, पराए फड्डे में टांग अड़ाना कहाँ की दानिशमंदी है? और ये जो तुमने शेरे समात केस के फट्टे में टांग फंसा रखी है, तो ये तुम्हारी नज़र में पराया नहीं बल्कि तुम्हारा ज़ाती मामला है। मैंने कुसीली नज़र से उसे घूरते हुए जहरखंद लहजे में कहा। मेरे सवाल का इस्तगासा के गवाह के पास कोई माकूल और मुदल्लिल जवाब नहीं था। वो खिजालत आमेज अंदाज में बकले झाँकने लगा। जनाब आली, हर तरफ गड़बड़ फैली हुई है। मैंने रूए सुखन जज की जानिब फेरते हुए बावाज़ बुलंद कहा, आज हमारे केस की पहली बाकायदा पेशी थी और अदालत का मुकर्ररा वक्त पूरे का पूरा इस केस को मिला है। मुलजिम यावर हयात मुसलसल आपकी निगाह के सामने है। आप एक जहांदीदा और सर्दोगर्म चुशीदा इंसान हैं। आप एक दाने को देखकर पूरी देख का अहवाल जानने की सलाहियत रखते हैं। आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि मुलजिम कितने पानी में है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की और फिर अपने अल्फाज में इजाफा करते हुए कहा, इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर का दावा है कि मुलजिम अपने काम का माहिर, एक मास्टरमाइंड जुराइम पेशा शख्स है जो अपने जुराइम का मामूली सा सुराग छोड़ने की भी गलती नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसने या तो दस्ताने पहनकर कत्ल और डकैती की वारदात की है और या फिर बड़े तरीके सलीके से जाए वारदात के हर हिस्से पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर दिए हैं। और दूसरी जानिब इस तकाजा का गवाह माजिद अली है जो मुलजिम को चोर, उचक्का और धोखेबाज समझता है, मगर इंतहाई बुरे शख्स को भी लगभग आधी रात के वक्त एक शरीफ इंसान के बेडरूम के अंदर देखकर इन साहब के अंदर किसी किस्म का तजस्सुस बेदार नहीं होता। इनके होंठ सिल जाते हैं और लल्लों को कोई चुपका देता है। बहरहाल मैंने एक बार फिर तवक्कुफ किया और एक बोझा सांस खारिज की। फिर कहा कि हकीकत जो भी है वो एक दो पेशियों में रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी, लेकिन सरे दस्त में पूरे वसूख के साथ चंद बातें कह सकता हूँ। अव्वल, मकतूल जफ़र अली की मौत में मेरे मुवक्किल का कोई हाथ नहीं। दोयम, जफ़र अली का कातिल जो कोई भी है वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वक़्वे के रात मकतूल जफ़र अली अपने घर पर बिल्कुल अकेला होगा। सोयम, कातिल यकीनन मकतूल की जान लेने की नीयत ही से उसके घर में घुसा था और माल गनीमत के तौर पर वो 55,000 रुपये मालियत की अशिया भी साथ ले गया। चहारुम, अगर वो महज चोर होता तो चुपचाप अपना काम करके वहाँ से रुखसत हो जाता। इसे मकतूल के खून में हाथ रंगने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
مقتول تو خواب آور گولیوں کے زیر اثر انٹا غفیل پڑا تھا۔ ڈکیتی کی راہ میں کسی قسم کی مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے جس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ آپ اگر لائسنس یافتہ وکیل ہیں تو عمر کے کسی بھی حصے میں آپ یہ کام جاری رکھ سکتے ہیں، بلکہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ آپ کے تجربے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کا ٹریک ریکارڈ کلائنٹس کی نظر میں آپ کو زیادہ معتبر بنا دیتا ہے۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ پیش کیے گئے، جن میں سے ایک گواہ تو ماجد علی ٹریلر ماسٹر کا نیا ایڈیشن تھا، جبکہ دوسرا گواہ مشتاق حسین نے بہت ساری فروعی باتوں کے ساتھ ہی ایک نئی بات بھی کی۔ اس پذیرائی کے دوران وکیل استغاثہ نے پوچھا، مشتاق صاحب، کیا آپ اس امر کے گواہ ہیں کہ وقوع سے چند روز قبل ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی؟ جی بالکل، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ان دونوں کے بیچ بڑی شدید نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ گالی گفتار کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑ لیا تھا اور ایک موقع پر تو مقتول نے ملزم کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں چھڑا دیا تھا، لیکن ملزم مقتول کا کرارا تھپڑ کھانے کے بعد ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا تھا اور اس نے واشگاف الفاظ میں مقتول کو بڑی سنگین دھمکی دی تھی۔ ان لمحات میں ملزم کہیں سے بھی بیمار اور ذہنی مریض نہیں لگ رہا تھا۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس موقع پر ملزم نے مقتول کو کیا دھمکی دی تھی؟ وکیل استغاثہ نے شرارت بھرے انداز میں اپنے گواہ سے پوچھا، کیا آپ کو ملزم کی زبان سے ادا ہونے والے وہ دھمکی آمیز الفاظ یاد ہیں؟ بالکل یاد ہیں وکیل صاحب، گواہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ الفاظ اس لیے بھی میری ذہن میں محفوظ رہ گئے کہ اس واقعے کے چند روز بعد ہی ظفر علی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور مذکورہ الفاظ ایسے ہی کسی سانحے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ کیا آپ وہ الفاظ عدالت کے ریکارڈ پر لا سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے گواہ سے پوچھا۔ کیوں نہیں جناب، استغاثہ کے گواہ نے توانا لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ملزم نے مقتول کا زوردار تمانچہ کھانے کے بعد زہریلے لہجے میں کہا تھا، او لمڈھینگ، کسی زرافے کی اولاد، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تمہاری سانسیں گنی جا چکی ہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور اس کے چند روز بعد ہی مقتول ظفر علی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا تھا، ہے نا؟ جی ایسی حقیقت ہے، مشتاق حسین نے جواب دیا۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ گواہ کو چھوڑ کر کرسی انصاف پر مطمئن شخص کی جانب روح سکن موڑتے ہوئے بولا، ایک جھگڑے کے دوران میں ملزم مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور اس واقعے کی چند روز بعد مقتول اپنے بیڈ روم میں مردہ پایا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ وقوع کے وقت ملزم مقتول کے بیڈ روم میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں بولا، یور آنر، صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ حقائق اور شواہد بڑی شد و مت سے اس امر کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ظفر علی کا قتل ملزم یاور حیات ہی نے کیا ہے۔ مجھے گواہ سے اور کوئی سوال نہیں کرنا۔ جج نے ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور گہری سنجیدگی سے کہا، بیگ صاحب، یور ٹرن۔ تھینک یو یور آنر، میں نے سر کی اثباتی جنبش کے ساتھ کہا، پھر وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، مشتاق حسین صاحب، آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کا شغل کیا ہے؟ میری رہائش تو خداداد کالونی میں ہے، اس نے بتایا، مگر میں سوسائٹی کے کمرشل ایریے ہی میں کام کرتا ہوں۔ مشتاق حسین کی عمر 40 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ متناسب بدن اور درمیانے قد کا حامل ایک عام سی شکل و صورت کا مالک شخص تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ میں ایک ڈرائی کلین کی دکان پر کام کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ملزم و مقتول جس بلڈنگ میں رہتے ہیں وہ ہماری دکان کے سامنے واقع ہے، تو گویا آپ جائے واردات کے سامنے والے پڑوسی ہوئے نا؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، آپ یہ درست فرما رہے ہیں۔ مشتاق صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ مقتول کا تھپڑ کھانے کے بعد ملزم آگ بگولا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک خاص زاویے سے سوال کیا، اسی کیفیت میں ملزم نے مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی تھی؟ جی ایسا ہی ہوا تھا، اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان لمحات میں ملزم کہیں سے بھی بیمار اور ذہنی مریض نہیں لگ رہا تھا۔
मैंने कुरैद का अमल जारी रखते हुए सवाल किया। उसने बेधड़क जवाब दिया, जी यही हकीकत है। इस हकीकत का मतलब तो ये हुआ कि आम हालात में मुल्जिम ज़हनी तौर पर एक बीमार शख्स नजर आता था। इसमें क्या शक है वकील साहब? वह हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जो भी शख्स मुल्जिम से 4 बातें करेगा वह हतमी तौर पर इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि मुल्जिम एक खिसका हुआ इंसान है। इसका रवैया और बातें एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल नहीं है। मुझे तो इस अमर में कोई शक नहीं है मुश्ताक साहब, मैंने वकील इस्तगासा की तरफ इस्तेज़ाई अंदाज में देखते हुए कहा। मगर इस्तगासा और उसके तमाम वाली वारिसों का ये दावा है कि मेरा मुवक्किल इस केस का मुल्जिम यावर हयात एक सही दिमाग बल्कि आला दिमाग इंसान है जो किसी जुर्म का इर्तिकाब करने से पहले बड़ी जामा मनसूबाबंदी करता है। मकतूल ज़फ़र अली को मौत के घाट उतारने और उसके घर में 55,000 रुपये मालियत की डकैती मारने के दौरान में उसने फ्लैट के अंदर किसी भी मकाम पर अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े। ये तो मुल्जिम की बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान में सांस ले रहा है जहां इसके टैलेंट की कोई कदर ही नहीं। अगर ये जुर्मज़ादा बकौले इस्तगासा किसी वेस्टर्न कंट्री में होता तो उसकी सवाने हयात पर नॉवेल लिखे जाते और हॉलीवुड वाले एक आध फिल्म भी ज़रूर बना डालते। पिछली एक पेशी पर इस केस के तफ्तीशी अफसर याकूब राना साहब ने मुल्जिम की सलाहियतों के बयान में ज़मीनों आसमान को इस अंदाज में बगलगीर कर दिया है कि मुझे यकीन हो चला है कि अगर इन अल्फाज की रसाई इंटरनेशनल मीडिया तक हो गई तो कुछ बाद नहीं कि जुराइम की दुनिया के हवाले से आइंदा साल मेरे मुवक्किल को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया जाए। तवक्कुफ के बाद मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर इस्तगासे के गवाह मुश्ताक हुसैन की आंखों में देखते हुए कहा, मुश्ताक साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस्तगासा का गवाह होते हुए अपनी बेखबरी में डिफेंस के हाथ मजबूत कर दिए हैं। उसने पलकें झपकाकर हैरत भरी नज़र से मुझे देखा। उसके चेहरे के उलझन भरे तासुरात बताते थे कि वो बिल्कुल समझ नहीं पाया था कि मैं इसका शुक्रिया किस बात के लिए अदा कर रहा हूँ। ताहम मैं वकील इस्तगासा से ऐसी नासमझी की तवक्को नहीं कर सकता था। वकील मुखालिफ बखूबी जान गया था कि मैंने इस्तगासा के गवाह के कंधे पर बंदूक रखकर जो गोली चलाई थी वो सीधी जाकर इस्तगासा के कल्ब में घुसी थी। मुश्ताक साहब, कबल इसके कि वकील इस्तगासा मेरी इस शातिराना हरकत पर कोई एतराज़ जड़ देता, मैंने इस्तगासा के गवाह को इंगेज करते हुए पूछा, जिस मौके पर मकतूल ने मुल्जिम के गाल पर थप्पड़ रसीद किया और मकतूल की इस जिसारत पर मुल्जिम ने उसे संगीन नताइज की धमकी दी थी, क्या ये तमाशा आपके अलावा और लोगों ने भी देखा था? मतलब ये कि मकतूल और मुल्जिम के झगड़े के वक्त वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे? जी बिल्कुल, मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ पर 10-12 अफराद मौजूद थे और इन्हीं में से 3-4 लोगों ने इन दोनों के बीच मामलात को ठंडा किया था। इस्तगासा के गवाह ने जवाब दिया, अगर वो लोग बीच बचाव ना कराते तो इनका झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। क्या आप सिर्फ 3 ऐसे अफराद के नाम बता सकते हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे और सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था? क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला, एहसान, शौकत और दानिश। क्या एहसान, शौकत और दानिश भी आप जैसे ख्यालात रखते हैं? मैंने इस्तगासा के गवाह की आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, मैं समझा नहीं जनाब, आप मेरे किन ख्यालात का जिक्र कर रहे हैं? यही कि आप लोगों ने इस वाक़े से पहले कभी मुल्जिम को इस तरह आग बगोला और चरागपा होते नहीं देखा था। हालांकि अक्सर लोग पहले भी इसका और इसकी बातों का मजाक उड़ाते रहते थे। वो लोग मुल्जिम को एक खिसका हुआ इंसान और जहनी मरीज समझते थे और जवाब में पलटकर मुल्जिम भी कभी इन पर गुर्राया और ना ही इन पर हाथ उठाया। मैंने वजाहत करते हुए कहा, यकीनन अब तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी बिल्कुल समझ गया, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, यह हकीकत है कि मुल्जिम से किसी को भी ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी जो इसने मकतूल का थप्पड़ खाने के बाद जाहिर किया था। थप्पड़ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है मुश्ताक साहब, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। जब भरे मजमे में ये किसी के गाल पर पड़ता है तो इसके नताइज बड़े सनसनीखेज होते हैं। ऐसे में एक चूहा भी पलक झपकते में शेर की तरह धाड़ने लगता है और फिर वो चूहा चंद रोज बाद ही अपनी धमकी पर अमल करते हुए थप्पड़ मारने वाले को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता है, वकील इस्तगासा ने तंजिया लहजे में कहा, और बोनस के तौर पर जाते हुए इसकी तिजोरी भी साफ कर जाता है। मैंने वकील सरकार की चोट का फौरी जवाब देते हुए मायनाखेज लहजे में कहा, मेरे फाजिल दोस्त, नस्ली और फसली बटेरों का फैसला आपने करना है और न मैंने।
ये काम सिर्फ और सिर्फ मोज़ेद अदालत के सुपुर्द है, इसलिए हौसला रखें, फैसले का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। वकील इस्तगासा मेरे जहरीले वार पर तिल मिलाकर रह गया, ताहम वो मुंह से कुछ बोला नहीं। मैंने इसे नज़रअंदाज करते हुए इस्तगासा के गवाह से कहा, मुश्ताक साहब, बस आखिरी सवाल, ये बता दें कि आपने मकतूल और मुल्जिम के हवाले से जिस अफसोसनाक वाक़ये का जिक्र किया है, इसकी हकीकत क्या है? मतलब ये कि इनके बीच तनाज़े का सबब क्या था? मुल्जिम की बीवी गुड़िया बाजी को सफाई सुथराई का बड़ा शौक है, गवाह ने जवाब दिया। हालांकि वो दिल की मरीज़ा हैं, फिर भी जब देखो झाड़ू पोंछा इनके हाथ ही में रहता है। जितनी हिम्मत हो वो लगी रहती हैं, और जब तबीयत ठीक ना हो तो आमना को इस काम में लगा देती हैं। वक़ुए के रोज़ भी यही हुआ था। गुड़िया बाजी तो पलंग पर लेटी हुई थी, उन्होंने अपनी बेटी से सीढ़ियों का झाड़ू पोंछा करने को कहा। आमना थोड़ी देर पहले ही घर की सफाई करके फारिग हुई थी। उसने बूढ़ी बीमार माँ से कोई जरा बहस नहीं की और 2 बाल्टियां पानी की भरकर सीने पर फेंक दी और वाइपर उठाने के लिए घर की अंदर चली गई कि झाड़ू पोंछे की बनिस्बत पानी बहाकर वाइपर मारना ज़्यादा आसान काम था। लेकिन इस रोज़ शायद आमना की सुबह खराब थी। वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस वक्त आमना ने पानी सीने पर फेंका, जफर अली ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर घर से निकल रहा था। इन दोनों के फ्लैट्स ऊपर नीचे हैं और बीच में चंद फीट का सीना है। आमना का फेंका हुआ पानी सीधा जाकर जफर अली पर गिरा। इसके जूते और पतलून का ज़ेरी हिस्सा मुकम्मल तौर पर भीग गया। आमना को भी बखूबी अंदाजा हो गया था कि इसकी बेहतियाती ने कौन सा गुल खिला दिया है। इस डर से कि अब जफर अली इस हरकत पर उसे डांटेगा, वो अपने घर में घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आमना ने गुड़िया बाजी को इस वाक़ये के बारे में कुछ नहीं बताया और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। वकील साहब, मैं आपको इतनी तफसील के साथ जो ये वाक़या सुना रहा हूँ, तो इससे ये नहीं समझ लीजिएगा कि मैं इधर जीने पर खड़ा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। ये सारी बातें मुझे मकतूल और मुल्जिम वाले फड्डे के बाद पता चली थीं। आपने कहा मैं इस वाक़ये के बारे में बताऊं, तो बस मैंने शुरू हो गया। आप रुके नहीं और शुरू रहे मुश्ताक साहब, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं कि मैं आप पर या आपके किसी बयान पर शक का इजहार करूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सो अपना बयान जारी रखें। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, यावर हयात अपने घर में मौजूद नहीं था। ये बिल्डिंग के नीचे दाएं जाने वाली परचून की दुकान के बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। इस्तगासा के गवाह ने बताया, जफर अली लिबास तब्दील करके घर से निकला तो अपनी मोटरसाइकिल की जानिब बढ़ा, जो बाबर शाह की स्टेट एजेंसी के सामने खड़ी थी। इसी वक्त उसकी निगाह यावर हयात पर पड़ गई। वो मोटरसाइकिल को छोड़कर यावर के पास पहुंच गया और खुशीले लहजे में बोला, तुम लोग इंसान हो या जानवर? मुल्जिम इस ताज़ा तरीन वाक़ये से आगा नहीं था। वो हवनकों की तरह मकतूल जफर अली का मुंह तक देखते हुए बोला, क्या हो गया भाई, सुबह सुबह इतनी गर्मी क्यों दिखा रहे हो? आज तो मैंने आपको सलाम भी नहीं किया। मुझे तुम्हारे सलाम की ज़रूरत भी नहीं है, गधे, जफर अली ने गुस्सैले अंदाज में कहा। तुम अपने घर वालों को ही समझा लो तो काफ़ी है। जब देखो हमारे दरवाजे के सामने कचरा पड़ा है या पानी जमा है, कोई तरीका होता है? लगता है कि इंसानियत तुम लोगों को छू कर भी नहीं गुजरी। अगर तुम्हारी बीवी और बेटी को सफाई का इतना ही शौक है तो इन्हें केएमसी में भर्ती करवा दो। इसके बाद जफर अली ने आज वाले वाक़ये का जिक्र करते हुए यावर को खूब सुनाई। दोनों के बीच तल्ख कलामी इतनी बड़ी कि उन्होंने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और तभी गवाह ने तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बताया। वो वाक़या पेश आ गया जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया है। जफर अली ने आपे से बाहर होकर यावर के गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और जवाबन यावर ने उसे खतरनाक नताइज की धमकी दे डाली और इस वाक़ये के चंद रोज़ बाद ही मुल्जिम ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए खौफनाक नताइज करके दिखा दिए। मुश्ताक हुसैन के बयान के इख्तिताम पर वकील इस्तगासा ने गिरा लगाई और इन्हीं नताइज की बदौलत हम सब इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। मैंने वकील इस्तगासा की बात पर कोई तवज्जो न दी और रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए पूरे एतमाद अंदाज में बोलना शुरू किया। जनाब अली, ये इंसान की बुनियादी नफ्सियात है कि वो शदीद गुस्से के आलम में बग़ैर सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि होश में आने के बाद वो अपनी इन तमाम बातों पर नॉर्मल अंदाज में अमल भी करेगा। मुल्जिम का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके हाज़रीन अदालत पर एक उचटती सी निगाह डाली और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा,
یہ ٹھیک ہے کہ ملزم نے اپنے گال پر زناٹےدار تھپڑ کھانے کے بعد دیش کے عالم میں مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی، لیکن یہ محض اس کا وقتی اشتعال تھا جو اس بے عزتی کا نتیجہ تھا جو سرِ عام گال پر تھپڑ کھانے کے بعد اسے محسوس ہوئی تھی۔ ملزم کے فوری رد عمل کو اس مثال کے ذریعے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں دو افراد کے بیچ زبردست لڑائی جاری ہے، ان میں سے ایک طاقتور اور دوسرا کمزور ہے۔ طاقتور شخص مسلسل لات مکہ چلا کر کمزور شخص کی درگت بنا رہا ہے۔ پٹنے والا کمزور شخص اتنا مجبور اور لاچار ہے کہ وہ طاقتور کو ایک جھاپڑ رسید کرنے کی بھی سخت نہیں رکھتا، لیکن لگاتار پیٹنے کے دوران میں اس کی زبان اپنے کام میں مصروف رہتی ہے، یعنی وہ پیٹنے والا طاقتور شخص کو حسب توفیق بلکہ توفیق سے کچھ زیادہ ہی گالم گلوچ میں تولتا رہتا ہے۔ بس یہی معاملہ ملزم کے ساتھ بھی رہا۔ یہ بیچارہ اس جھگڑے میں مقتول کے کرارے تماچے کا منہ توڑ جواب ہاتھ پاؤں چلا کر تو دے نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے زبان کا استعمال کیا اور غضبناک انداز میں مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی۔ مجھے یقین ہے کہ ملزم اگلی صبح تک خود بھی بھول گیا ہوگا کہ مقتول سے تھپڑ کھانے کے بعد اس نے کون سی جرأت رندانہ کر ڈالی تھی۔ یہ تو آپ کا خیال بلکہ خام خیال ہے، ملزم اپنی دھمکی کو فراموش کر بیٹھا ہوگا، وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ آپ کی سوچ کی سوئی اسی پوائنٹ پر رکی ہوئی ہے کہ آپ کا موکل ایک بے ضرر، معصوم اور بیمار شخص ہے۔ یہ ایک چوٹی مارنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا اپنے اندر، مگر استغاثہ کے مطابق ملزم بہت ہی شاطر اور عیار شخص ہے۔ خود کو بیمار اور بے وقوف ظاہر کرنا اس کی ایک چال ہے تاکہ لوگ اسے بے ضرر اور مظلوم سمجھتے رہیں۔ کسی بھی مقدمے کی سماعت کے دوران میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت اس کیس کے ملزم کی ہوتی ہے۔ اسے اپنے خلاف ہر قسم کی ترش اور تلخ بات سن کر بڑے صبر سے برداشت کرنا ہوتا ہے، اسے پلٹ کر جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ بڑے تحمل کے ساتھ تنقیدی جرح کا زہر پینے پر مجبور ہوتا ہے۔ میں نے وکیل استغاثہ کو نظر انداز کرتے ہوئے جج کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اپنے دلائل کا سلسلے کو آگے بڑھایا۔ یور آنر، میں نے گزشتہ پیشی پر بڑے دعوے کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ ظفر علی کو جس نے بھی قتل کیا ہے وہ اپنے دل میں مقتول کے لیے شدید غم و غصہ رکھتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وقوعے کی رات مقتول کی بیوہ گھر پر موجود نہیں ہوگی، یعنی مقتول اس رات اپنے گھر پر بالکل اکیلا ہوگا۔ مقتول کے ایسے ہی کسی دشمن کو ذہن میں رکھ کر میں نے اپنے طور پر تھوڑی ریسرچ کی ہے جو میں معزز عدالت کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اگر عدالت کی اجازت ہو تو۔ جج نے میری بات میں دلچسپی لیتے ہوئے بڑی فراخ دلی سے کہا، یو آر پرمیٹڈ، پلیز پروسیڈ۔ مقتول کی ذات سے متعلق میری کسی خفیہ تحقیق کا ذکر سن کر وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں نے چوکنا مگر سوالیہ نظر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے بھی کیے۔ میں نے ان کی بے چینی اور اضطراب کے منہ میں لیمو نچوڑتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، میں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے تو خاص طور پر معزز عدالت کی نظر، لیکن اگر استغاثہ چاہے تو اس تبرک سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اصل قاتل تک بآسانی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پھر میں اپنے مخالفین کے چہروں پر نمودار ہونے والے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گویا ہوا، جناب عالی، میری معلومات کے مطابق مقتول ڈیپ سی نامی شپنگ کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کرتا تھا۔ ڈیپ سی شپنگ کمپنی کا آفس آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع ایک کثیر المنزلہ عمارت میں ہے۔ مقتول کی ڈیوٹی کے اوقات صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک ہیں، کبھی کام زیادہ ہو تو وہ 7 بجے شام تک بھی آفس میں رک جاتا تھا۔ میری تحقیق سے جو اہم بات نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی موت سے قبل کئی روز سے وہ دیر تک آفس میں رک رہا تھا، اور اس کا سبب کام کی زیادتی ہرگز نہیں تھا۔ میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی تو جج گہری نظر سے مجھے تکنے لگا، مگر وکیل استغاثہ سے صبر نہ ہو سکا، وہ اضطراری لہجے میں پوچھ بیٹھا، کام کی زیادتی نہیں تھی تو پھر مقتول آفس میں لیٹ سٹنگ کیوں کر رہا تھا؟ میرے فاضل دوست، میری بات کو توجہ سے سننے کا شکریہ، میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھے بغیر معتدل انداز میں کہا، اور پھر جج سے ہم کلامی جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، مقتول کے معمول سے زیادہ دیر تک آفس میں رکنے کا سبب تھا مس شبانہ۔ مس شبانہ؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کون خاتون ہے؟ جج نے مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب،
इन खातून का क्या माजरा है, और ये भी बताएं कि ज़ेर समाअत केस में ये कहाँ फिट होती हैं। मिस शबाना एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं योर ऑनर, मैंने वजाहत करते हुए कहा। हाल ही में उन्होंने बीकॉम किया है और ये इनके कैरियर की पहली जॉब है। शिपिंग कंपनी के मालिक ने मिस शबाना को मकतूल के साथ मुंसलिक कर दिया था ताकि वो अकाउंट्स के काम को अमली तौर पर सीख सकें। ये तो है मिस शबाना का माजरा, और जहाँ तक मिस शबाना का ज़ेर समाअत केस से ताल्लुक़ का मामला है तो मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया और फिर सनसनीखेज लहजे में इजाफा करते हुए कहा, मिस शबाना एक यंग, स्मार्ट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल खातून हैं। चंद रोज़ एक साथ काम करते हुए मकतूल को मिस शबाना से मोहब्बत हो गई थी। मिस शबाना भी मकतूल को पसंद करने लगी थी। इसीलिए मकतूल दानिस्ता कुछ ऐसे काम निकाल लिया करता था कि लेट सिटिंग का जवाब बन जाए, और वो ऑफिस टाइम के बाद भी घंटा आधा घंटा मिस शबाना की मय्यत में गुजार सके, जब ऑफिस का पेशतर अमला छुट्टी करके जा चुका हो। इनके गठजोड़ को देखते हुए दफ्तर के पास पिंडत किस्म के जगादरी लोग ढके छुपे अल्फाज में ये पेशगोई भी करने लगे थे कि अनकरीब मकतूल मिस शबाना को प्रपोज कर देगा। वेरी इंटरेस्टिंग, जज ने मेरी कहानी में दिलचस्पी लेते हुए कहा, और फिर पूछा, बेग साहब, क्या आप अपने इस इंकिशाफ के सबूत के तौर पर किसी गवाह को अदालत में पेश कर सकते हैं? 100% जनाब आली, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। मैंने इस सिलसिले में मकतूल के ऑफिस के स्टाफ में शामिल एक शख्स से तफसीली बात की है। ज़रूरत पड़ने पर मज़कूरा शख्स मेरे बयान की तस्दीक के लिए अदालत में आकर गवाही दे सकता है, लिहाजा अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई योर ऑनर। ओके, जज ने बड़े रसान से कहा, प्लीज़ कंटिन्यू। शबाना साहिबा की ज़ात का जो पहलू इन्हें इस केस से जोड़ता है वो इंतहाई संगीन और ख़तरनाक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और वो ये कि मकतूल एक शादीशुदा शख्स है, बल्कि था, और मिस शबाना मंगनी शुदा हैं। रियली? जज ने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। यस योर ऑनर, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, मिस शबाना के मंगेतर का नाम है अनवर। अनवर शबाना का कज़न है और अक्सर इसे ऑफिस से पिक करने भी आता है। अनवर खीपा है, मतलब ये कि वो मलेशिया, थाईलैंड और खलीजी ममालिक के दौरों पर रहता है और वहाँ से इलेक्ट्रिक, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स की मुख्तलिफ मसनूआत लाकर कराची की मार्केट्स में फ़रोख्त करता है। यही इसका रोज़गार है। मोअज़्ज़िज़ अदालत अच्छी तरह जानती है कि इस धंधे में इंसान का हर टाइप के लोगों से वास्ता पड़ता है। मेरी मालूमात के मुताबिक अनवर का बाज़ जुराइम पेशा अफराद से भी मेल जोल रहा है, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके मायना ख़ेज़ फातिहाना नज़र से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा और फिर जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आली, मुझे पता चला है कि मकतूल के कत्ल से चंद रोज़ पहले अनवर को इस बात की भनक पड़ गई थी कि मिस शबाना और मकतूल के बीच लेट सिटिंग के दौरान में कौन सी खिचड़ी पक रही थी। इसके साथ ही अदालत का मखसूस वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देने के बाद मुझसे पूछा, बेग साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने मकतूल के ऑफिस के स्टाफ के जिस शख्स का जिक्र किया है, क्या आप आइंदा पेशी पर उसे अदालत में पेश करने का इंतज़ाम कर सकते हैं? 101% जनाब आली, मैंने पूरे एतमाद अंदाज में कहा। अगर मोअज़्ज़िज़ अदालत का हुक्म होगा तो अगली पेशे पर मैं एजाज हुसैन, सेठ अब्दुल करीम, एहसान, शौकत और दानिश को भी अदालत में हाजिर करने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। फिलहाल इन लोगों की गवाही की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही, जज ने गहरी संजीदगी से कहा। आप इसी शख्स पर फोकस करें जो अदालत में इस अमर की तस्दीक कर सके कि मकतूल और मिस शबाना के दरमियान सीरियस नोयत का कोई मामला चल रहा था, और ये कि इस मामले की अनवर को खबर हो गई थी। जो हुक्म जनाब आली, मैंने सरे तस्लीम खम करते हुए कहा। इस मौके पर वकील इस्तग़ासा और तफ्तीशी अफसर की हालत दीदनी थी। मैं इन दोनों मुखालफिन पर एक सरसरी सी निगाह डालकर अदालत के कमरे से बाहर निकल आया। इकरामुल्लाह मेरे साथ था। कॉरिडोर में मेरे पहलू में चलते हुए उसने पूछा, वकील साहब, क्या आपने अपने तौर पर भी शबाना के बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी? इकरामुल्लाह का तारुफ कराना मैं भूल गया। वो गुड़िया बाजी का भाई यानी मुल्जिम यावर हयात का साला था। इकरामुल्लाह अपने ज़माने में एक नामवर पहलवान रहा था, मगर अब वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा था। इकरामुल्लाह को अपनी बहन गुड़िया बाजी का बहुत ख्याल था, और यावर हयात का केस वही मेरे पास लेकर आया था। मैंने उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो मकतूल की दफ्तरी ज़िंदगी के बारे में ऐसी मुफीद मालूमात निकाल कर लाए जो इस केस में यावर हयात के हक़ में इस्तेमाल हो सकती हों।
इकरामुल्लाह ने डीप सी शिपिंग कंपनी में काम करने वाले एक क्लर्क आफ्ताब से जान पहचान निकाल ली थी और मिस शबाना के बीच क्या मामला चल रहे थे ये उसी ने उनको बताया था। क्यों, क्या हुआ? मैंने इकरामुल्लाह से पूछा। अभी आपने अदालत में जो कुछ बयान किया है वो सब तो मैंने आपको नहीं बताया था, वो उलझनज़दा लहजे में बोला। खुसूसन अनवर को शबाना और मकतूल के बीच ताल्लुकात की भनक पड़ना। आप इस बात पर तो यकीन रखते हैं ना कि आपके बहनोई यावर हयात ने जफ़र अली का कत्ल नहीं किया? मैंने पूछा। जी बिल्कुल पक्का यकीन है मुझे, वो मजबूत लहजे में बोला। और आप ये भी मानते हैं कि जफ़र अली का कत्ल हुआ है? इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। तो इस सूरत हाल में मेरा क्या फ़र्ज बनता है? यावर को बाइज्जत रिहा कराना, वो दो टोक अंदाज में बोला। मैं वही कर रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। लेकिन इस फ़र्ज के साथ चंद सुन्नतें और नवाफिल भी जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझा वकील साहब, वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। पहलवान जी, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, असल कातिल को गिरफ्तार करना पुलिस का और उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना अदालत का काम है, लेकिन कातिल की जानिब जाने वाली राहों पर टॉर्च की मदद से रोशनी फेंकना मेरे फ़राइज़ का हिस्सा है। आप ये तो तहकीक कर चुके हैं कि जफ़र अली और शबाना में प्यार और मोहब्बत का सिलसिला चल निकला था, और वो भी कि शबाना अपने कज़न अनवर की मंगेतर है, जो अक्सर शबाना को ऑफिस से पिक करने भी आता है ना? जी वकील साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आफ्ताब ने मुझे पक्की इतलात फराहम की हैं, और मेरी इतलात ये हैं कि अनवर का उठना बैठना जुराम पेशा अफराद के साथ है। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। वो खेप का जो काम करता है, इसमें ऐसे अफराद की ज़रूरत पेश आती रहती है जो लड़ाई भिड़ाई के माहिर हों। तो पहलवान जी, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके इकरामुल्लाह की आंखों में झांका और फिर राजदाराना लहजे में इजाफा करते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अनवर को अपनी मंगेतर और मकतूल के ताल्लुकात की भनक पड़ गई थी और जफ़र अली को अनवर ने कत्ल किया है, या उसने अपने किसी भाईबंद के तवस्सुस से जफ़र अली को ठिकाने लगाया है। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन तो नहीं। हम इस बारे में सोच तो सकते हैं और इस्तग़ासा को भी इस हवाले से दावत फ़िक्र दे सकते हैं। मैंने आज की अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर यही तो किया है। अगर मकतूल के ऑफिस में बाज़ लोगों को ये मालूम था कि शबाना और मकतूल के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही थी, तो इन बाज़ में से कोई मसलहतन या शरारतन इस खिचड़ी की खुशबू को अनवर के नथनों तक भी तो पहुंचा सकता है। जी हाँ, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये कहकर हम एक दूसरे से जुदा हो गए। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों वाले कटहरे में मकतूल जफ़र अली की बेवा रोज़ीना इस तकाज़ा की गवाह की हैसियत से खड़ी थी। रोज़ीना की उम्र 40 साल के करीब करीब थी। वो आमसी शक्ल सूरत की मालिक, पस्ता कामत और फरबा अंदाम एक सांवली औरत थी। अगर जिस्मानी एतबार से मकतूल और इसकी बेवा रोज़ीना का मुआवजा किया जाता तो ये एक बेजोड़ कपल था। इस केस को अदालत में लगे हुए कमोबेश 7 माह गुजर चुके थे। अब माह फरवरी चल रहा था। फिजा में एक मखसूस खुनकी रची बसी थी। रोज़ीना ने मौसम की मुनासबत से गर्म लिबास ज़ेबतन कर रखा था। इसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ये बयान इस बयान का अक्स था जो वो इससे पहले पुलिस को दे चुकी थी। इसका बयान मुकम्मल हुआ तो वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुँच गया। रोज़ीना साहिबा, उसने सवालात का आगाज़ करते हुए कहा, चंद माह पहले आप जिस सदमे से गुजरी हैं इसका मुझे पूरी शिद्दत से एहसास है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए मजबूर हूँ, लिहाजा आपको मेरे चंद सवालात के जवाबात देना होंगे। कोई बात नहीं, वो धीमी आवाज़ में बोली। आप पूछें जो पूछना चाहते हैं। वकील इस्तग़ासा ने पूछा, क्या आप किसी शबाना नामी औरत को जानती हैं? वकील इस्तग़ासा ने बड़े धुआंधार अंदाज में अपनी जिरा का आगाज़ किया था। वो सफाई के गवाह आफ्ताब पर की गई मेरी मेहनत का कबाड़ा करने के मूड में दिखाई देता था। मुझे उसकी इस हरकत की ज़रा भी परवाह नहीं थी। लम्हाती तवक्कुफ के बाद रोज़ीना ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक ही शबाना को जानती हूँ, बल्कि मैंने महज उसका नाम भी सुन ही रखा है। जफ़र ने मुझे बताया था कि उसके ऑफिस में शबाना नाम की कोई लड़की नई आई है और वो बड़ी मेहनती वर्कर है। इसके अलावा वकील इस्तग़ासा ने पुरमाइनी अंदाज में गवाह की तरफ देखा, आपको शबाना के बारे में कुछ और मालूम हो तो वो भी अदालत को बताएं। नहीं, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानती। डिफेंस का दावा है कि मकतूल जफ़र अली अपनी कुलीग शबाना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था।
वकील इस्तगासा के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, ये दोनों शादी की मंसूबाबंदी कर रहे थे, लेकिन इनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि शबाना की अपने कज़न के साथ मंगनी हो चुकी थी और इसका मंगेतर खासा खतरनाक बंदा है। ये क्या बकवास है? रोजीना ने बरहमी से जवाब दिया। फिर वकील इस्तगासा की जानिब मुतवज्जा होते हुए बोली, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ऐसी खुराफात पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़फ़र किसी भी कीमत पर ऐसे चक्करों में नहीं पड़ सकता। आपके इस कामिल यकीन की बुनियाद क्या है? ज़फ़र अली मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, वो जज्बात से लबरेज आवाज़ में बोली। हमारी शादी को कमोबेश 12 साल हो गए थे और बदकिस्मती से मैं ज़फ़र के लिए कोई औलाद पैदा नहीं कर सकी थी। इसके बावजूद भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। तन्हाई के लम्हात में कई बार मैंने उससे कहा भी था कि वो औलाद के लिए दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहता था, मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली और आखिरी औरत हो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। ये बात वो महज मेरा दिल रखने के लिए नहीं कहता था, बल्कि उसने अपने अल्फाज को अमलन सच भी कर दिखाया था। जब तक वो मेरी ज़िंदगी में मौजूद रहा, उसने आंख उठाकर भी किसी नामहरम औरत की तरफ नहीं देखा। अब वो मुझे छोड़कर अल्लाह ताला के पास जा चुका है और बाकी की ज़िंदगी मुझे उसकी यादों के सहारे गुजारना है। मतलब ये कि डिफेंस का शबाना के हवाले से दावा कोई हैसियत नहीं रखता? वकील इस्तगासा ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। ये दावा बिल्कुल फजूल और बेबुनियाद है, वो हतमी लहजे में बोली। मैं ऐसी खुराफात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना पसंद करूंगी। ठीक हो गया, अब मैं आपसे इस मौजू पर कोई सवाल नहीं करूंगा। वकील इस्तगासा ने फातिहाना नज़र से मुझे देखते हुए रोजीना से कहा, आपने ये बात करके सफाई के इस गवाह की कमर तोड़ दी है, जो आपके बाद यहाँ खड़े होकर शबाना और ज़फ़र की दास्तान मोहब्बत सुनाने वाला था। वकील इस्तगासा के आखिरी अल्फाज पर मुझे रोजीना की आंखों में बेचैनी सी हिलकोरे लेती दिखाई दी। फिर ये इस्तराब उसके होंठों पर भी आ गया। उसने वकील इस्तगासा से पूछा, क्या मैं सफाई के उस गवाह का नाम जान सकती हूँ जो मेरे मरहूम शौहर के किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए परतोल रहा है? इसका नाम आफताब है, वकील इस्तगासा ने अपनी फाइल के अंदर निगाह दौड़ाने के बाद बताया, और ये बंदा डीप सी शिपिंग कंपनी में क्लर्क की हैसियत से काम करता है। सफाई के गवाह का नाम सुनकर रोजीना ने एक इत्मीनान भरी गहरी सांस खारिज की, जैसे उसके सर से मनोबोझ उतर गया हो, और फिर उसने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा, इस दुनिया में दोस्त और दुश्मन हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, हम बोलने वाले की जबान तो पकड़ने से रहे। दुरुस्त फरमाया आपने, वकील इस्तगासा ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। फिर पूछा, आप मोसिस अदालत को बताएंगी कि वक़ुआ के रोज़ क्या हुआ था? 15 जुलाई को मेरी एक दोस्त की मेहंदी थी और मुझे वहाँ लाजमी जाना था। ना सिर्फ मुझे वो तकरीब अटेंड करना थी, बल्कि आने वाली रात मुझे अपनी दोस्त के घर ही में ठहरना भी था। इस्तगासा की गवाह और मकतूल की बेवा रोजीना वजाहत करते हुए बोली, इस रोज़ जब ज़फ़र ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहा था, तो मैंने उसे अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया था। उसने मुझे खुशी खुशी रात को दोस्त के घर रुकने की इजाज़त दे दी थी और कहा था कि ऑफिस में आजकल काम का प्रेशर है, अगले माह ऑफिस का ऑडिट होने वाला है, लिहाजा रूटीन से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है कि वो रात को देर से घर आए। इसने मुझसे कहा कि मैं जब चाहूँ घर को लॉक करके अपनी दोस्त के यहाँ चली जाऊँ और अपनी चाबी साथ ले जाऊँ। वो अगली सुबह ऑफिस जाते हुए घर को लॉक कर जाएगा। अगले रोज़ यानी 16 जुलाई को आप अपनी दोस्त के घर से जब वापस आईं, तो इसके बाद क्या हालात पेश आए? वकील इस्तगासा ने जिरह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। मेरी वापसी लगभग 9:30 बजे सुबह हुई थी, इस्तगासा की गवाह ने जवाब दिया। मैं अपने घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला झूल रहा था। मुझे ये समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई कि ज़फ़र हस्ब मामूल 9 बजे घर लॉक करके अपने ऑफिस रवाना हो गया है। इसकी ड्यूटी 10 बजे शुरू होती थी और वह सुबह 9 सवा 9 बजे तक घर से निकल जाता था। वकील इस्तगासा ने ठहरे हुए लहजे में जवाब तलब किया, जब आप घर के अंदर दाखिल हुईं तो आपको किस किस्म की सूरत हाल से सामना करना पड़ा था? मैं ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हुई और सीधा बेडरूम का रुख किया, क्योंकि मैं रात भर की जागी हुई थी, रोजीना ने बताया। आपको तो पता ही है, मेहंदी और माइयों के फंक्शंस रात रात भर चलते हैं। मैं नींद पूरी करने के लिए बेडरूम में पहुंची थी, लेकिन बेड के ऊपर ज़फ़र को मुर्दा हालत में पड़े देखकर नींद के साथ साथ मेरे होश हवास भी उड़ गए। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। इसने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर कदरे संभले हुए लहजे में बोली,
मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आसाब को टूटने और हवास को बिखरने से बचाया, और फिर मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मुतालिका थाने फ़ोन करके मैंने पुलिस को इस अंधोनाक वाक़ये की इत्तला दी। बात के इख्तिताम पर एक बार फिर उसकी आवाज़ बोझल हो गई। वकील इस्तग़ासा ने चंद लम्हात तक अपने गवाह को नॉर्मल होने का मौका दिया और फिर हमदर्दी भरे अंदाज में पूछा, जब तफ्तीशी अफसर ने आपसे सवाल किया कि शौहर के कातिल के हवाले से आपको किस पर शक है, तो आपने फौरन अपने ऊपर वाले फ्लैट के रिहायशी मुलजिम यावर हयात का नाम लिया। इसका क्या सबब था? मुझसे शक जाहिर करने के लिए कहा गया था, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, और मैंने अपने शक का बर वक्त इजहार किया, क्योंकि इन लोगों ने हमारा जीना दूभर कर रखा था। अगर हम किराए पर रह रहे होते तो कब का वो फ्लैट छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके होते। इन लोगों से आपकी क्या मुराद है? वकील इस्तग़ासा ने पूछा, और ये भी बताइएगा कि इन्होंने किस तरह आप लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। आमना बेचारी तो एक मासूम और प्यारी बच्ची है, इस्तग़ासा की गवाह ने जवाब दिया। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं। बाकी ये दोनों मियाँ बीवी एक से बढ़कर एक हैं। गुड़ियाबाजी नामी इस लड़ाका औरत को सफाई सुथराई का मर्ज है, मगर सिर्फ अपने घर की हद तक। इसके घर से बहने वाला गंदा पानी जीने के रास्ते सफ़र करके जो हमारे दरवाजे के सामने आन के जमा हो जाता है, इस गंदगी की गुड़ियाबाजी को कोई परवाह नहीं। अगर गुड़ियाबाजी दिल की और इनका शौहर दिमाग का मरीज है, तो इसमें भला हमारा क्या कसूर है? ये सब तो इनके अपने आमाल का नतीजा है। अपनी इन्हीं मुश्किलात को भगाने के लिए गुड़ियाबाजी को सदकात ही से फुर्सत नहीं, और सदका भी कलेजी का। मैं जैसे ही कपड़े धोकर अलगनी पर डालूं, कलेजी से भरी हुई प्लेट लेकर अपनी खिड़की में खड़ी हो जाती हैं, और कलेजी की बोटियां हवा में उछालकर चील कौओं को दावत शिराज देती हैं। हमारी अलगनी इनकी खिड़की के ऐन नीचे पड़ती है, लिहाजा वो बोटियां जो चील कौवे कैच नहीं कर पाते, वो सीधी हमारे धुले हुए कपड़ों पर आकर गिरती हैं। इस पर मुस्तज़ाद ये कि चील कौवे हमारे कपड़ों पर बैठकर इन गिरी हुई कलेजी की बोटियों को खाने लगते हैं। अगर इन लोगों से शिकायत करो तो इस किस्म के जुमले सुनने को मिलते हैं। इन बोटियों पर अल्लाह का कलाम पड़ा गया है। अगर तुम इनसे चिढ़ते हो तो तुम अल्लाह और उसके दीन से बहुत दूर हो, बल्कि लगता है कि तुम तो काले काफिर हो, तुम्हारे दिल स्याह हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। गुड़ियाबाजी नामी किरदार को फिलहाल आप एक तरफ रख दें, वकील इस्तग़ासा ने बड़ी चालाकी से कहा। सिर्फ ये बताएं कि आपने किन वजूह की बिना पर मुलजिम यावर हयात पर अपने शौहर के कातिल होने का शक जाहिर किया था। इस बंदे को हमारे घर में घुसने का बहुत शौक है, वो एक्यूज बॉक्स में गर्दन झुकाकर खड़े मुलजिम यावर हयात की जानिब इशारा करते हुए नफरत अंगेज लहजे में बोली। ये मनहूस नीचे से जब भी आता है तो हमारा दरवाज़ा खोलकर घर में घुस जाता है, फिर फौरन ही माजरत करते हुए बाहर निकल जाता है और कहता है, क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन ये गलती आए रोज़ जारी रहती है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस मीसने का दिमाग सिर्फ हमारे दरवाजे के सामने पहुंचकर ही काम करना क्यों छोड़ देता है? यह गलती से ग्राउंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर क्यों नहीं घुस जाता? मैं समझती हूँ ये एक बदनीयत और बना हुआ पागल इंसान है। इसका चोर और झूठा होना मुसल्लिम है। बकुआ की रात इसे हमारे घर में दाखिल होने का मौका मिल गया। ऐन मुमकिन है कि जफर सोने से पहले दरवाजे को अंदर से बंद करना भूल गया हो। उसने घर में घुसकर हमारी तिजोरी की सफाई की और जाते हुए जफर की जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। चंद रोज कबल ये शख्स जफर को जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। और फिर बात के इख्तिताम पर उसने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, इस शख्स के कातिल और चोर होने में क्या शक बाकी रह जाता है? जब इस्तग़ासा के गवाह माजिद अली ने इसे हमारे बेडरूम में देखा था। दैट्स ऑल योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने जज की तरफ देखते हुए कहा। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। अपनी बारी पर जज की इजाज़त हासिल करके मैं विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। फिर रोजीना की तरफ देखते हुए हमदर्दी भरे अंदाज में कहा, मुझे आपके शौहर की मौत का सख्त अफसोस है। आपके मुंह से इस किस्म की खोखली हमदर्दी की बातें बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। वो बेहद कड़वे लहजे में बोली, आप एक तरफ तो मेरे शौहर के कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब ऑफिस में एक कुलीग के साथ उसका स्कैंडल बनाकर किसी झूठे गवाह के जरिए मेरे शौहर की इज्जत का जनाजा निकालने का इरादा रखते हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक बात, मैंने इसके जहरीले अल्फाज की तलखी को पीते हुए मोतदिल अंदाज में जवाब दिया। मैं जिन हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पर लाना चाहता था वो वकील इस्तग़ासा ने खुद ही जिरा के आगाज़ में कर दिया है,
और आपने मकतول के ऐसे किसी माशके की पुरजोर तरदीद भी कर दी है, लिहाजा अब मैं इस गवाह को हरगिज़ अदालत में पेश नहीं करूँगा। मैंने आपकी बात को मिनोअन मान लिया। ये दूसरी बात, आइंदा मुझे मकतूल के किरदार के हवाले से जो कुछ भी पूछना होगा सीधा आपसे सवाल करूँगा। और तीसरी बात ये कि मैं अपने मुवक्किल और इस मुकदमे के मुलजिम यावर हयात को वाक़ियतन बेगुनाह समझता हूँ, इसीलिए इसकी बाइज्जत बर्रियत के लिए अदालत में मौजूद हूँ। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया। रोज़ीना साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करूँ? आपको मुझसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बेरुखी से बोली। मैं वकला की जिरह का सामना करने के लिए ही अदालत में हाजिर हुई हूँ। आप अपना काम करें। बहुत शुक्रिया, ये भी आपकी इजाज़त देने का एक अंदाज़ है। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए पूछा। आप 15 जुलाई को कितने बजे घर से रवाना हुई थी? लगभग 5 बजे सेपहर, उसने जवाब दिया। आपकी उस दोस्त का क्या नाम है जिसकी मेहंदी में आपको शिरकत करना थी? मैंने पूछा। और वो शहर के किस इलाके में रहती है? इसका नाम फरीहा है और वो लांडी 89 के इलाके में रहती है। लांडी 89 सोसाइटी है और अच्छी खासी दूर भी है। मैंने कहा, आपको वहाँ पहुँचने में अच्छा खासा वक्त लगा होगा। कुछ वक्त रक्षा तलाश करने में लग गया था, उसने बताया। मैं कमोबेश 6 बजे शाम अपनी दोस्त के घर पहुँच गई थी। वापसी के लिए आप फराह के घर से कितने बजे निकली थी? तकरीबन 9 बजे। और अगली सुबह 9:30 बजे तक आप अपने घर वापस पहुँच गई थी? जी, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। इसका मतलब ये हुआ कि 15 जुलाई की शाम 6 बजे से 16 जुलाई की सुबह 9 बजे तक आप अपनी दोस्त फरिया के घर ही में रही थी? जी। आपको कोई शक है क्या? उसने तल्ख लहजे में पूछा। फिलहाल तो नहीं, मैंने गोलमोल जवाब दिया। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो गई तो आप हैं ना मेरा शक दूर करने के लिए? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे घूर कर रह गई। अच्छी तरह सोचकर बताएं, मैंने जिरह के सिलसिले को तेज़ करते हुए पूछा। इन लगभग 15 घंटों के दौरान में आप अपनी दोस्त के घर वाक़े लांडी 89 से थोड़ी या ज़्यादा देर के लिए बाहर किसी और इलाके में भी गई थी? उसने अटल लहजे में जवाब दिया। बिल्कुल नहीं। आप फरिया के घर में अपनी कमोबेश 15 घंटे तक मौजूदगी के सिलसिले में कोई गवाह पेश कर सकती हैं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। कम से कम 100 गवाहों को पेश कर सकती हूँ, वो बड़े एतमाद से बोली। फरिया की मेहंदी में आया हुआ हर मर्दोज़न इस अमर की गवाही देगा कि मैं इस दौरान में एक लम्हे के लिए भी वहाँ से इधर उधर नहीं गई। इस तकाज़ा के गवाहों की 100 अफराद की फ़ौज वो काम नहीं कर सकती जो सफाई का एक गवाह पलक झपकते में कर दिखाता है। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर पहले वकील इस्तग़ासा ने मकतूल के ऑफिस में काम करने वाले आफ्ताब नामी एक मामूली क्लर्क का सफाई के गवाह की हैसियत से जो जिक्र किया था, मैं इस बंदे को अदालत में पेश न करने का आपसे वादा कर चुका हूँ। आप शांत रहें, मैं अहद शिकनी हरगिज़ नहीं करूँगा। वैसे आपस की बात है, आफ्ताब का नाम सुनकर बल्कि मकतूल के ऑफिस में काम करने वाले किसी सफाई के गवाह का जिक्र सुनकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? और फौरन आपने मज़कूरा गवाह का नाम पूछ लिया था, और जब आपको बताया गया कि इस गवाह का नाम आफ्ताब है तो आपने इत्मीनान भरी सांस खारिज की थी। क्या आप मकतूल के किसी और कुलीग के नाम की तवक्को कर रही थी? ऐसी कोई बात नहीं। मेरे तेज़ और तुंद सवालात की बौछार ने उसे सिटपिटा कर रख दिया था। मेरे चेहरे और आंखों के तासुरात के हवाले से आपको सरासर धोखा हुआ है। शायद आपकी आंखें किसी मुआयने की तकाजा कर रही हैं। आपके इस ज़ेरी मशवरे के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने इसकी तुर्श बातों का बुरा मनाए बगैर ज़ेर लब मुस्कुराते हुए आम से लहजे में कहा। इस केस से फारिग होते ही मैं किसी माहिर अमराज़ चश्म को अपनी आंखें दिखाने जाऊँगा। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या आपके मकतूल शौहर मोटरसाइकिल पर अपने ऑफिस आया जाया करते थे? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने जिरह के सिलसिले को क्लाइमेक्स की जानिब लाते हुए पूछा। तो 16 जुलाई की सुबह जब 9:30 बजे आप अपने घर वापस लौटी तो फ्लैट पर झूलते हुए ताले को देखकर आपने समझ लिया कि मकतूल अपने ऑफिस जा चुका है। फिर आप ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गईं। तब बेडरूम में मकतूल आपको बेड पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ मिला। एम आई राइट? सवाल के इख्तिताम पर मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो उसने जवाब दिया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके घर की चाबियों के 2 सेट हैं, मैंने कहा, जिनमें से एक आपके पास और दूसरा मकतूल के पास रहता था। आप लोग जब चाहें अपनी मर्जी से घर आ जा सकते थे, है ना?
जी ऐसा ही है, उसने इस्बात में जवाब दिया। वैसे अगर आपकी आंखें खुली होती तो बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले ही आपको ये मालूम हो जाता कि मकतूल आज ऑफिस नहीं गया। मैंने तेज लहजे में पूछा, क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल नीचे ही खड़ी थी। क्या आप आंखें बंद करके चलने की आदी हैं? एक लम्हे के लिए वो मुझे हिरासा नजर आई, लेकिन अगले ही लम्हे वो संभलते हुए होशियारी से बोली, सॉरी, मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था। जब आप 16 जुलाई की सुबह 9:30 बजे अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा मामूल के अंदाज में लॉक था, यानी दरवाजे पर ताला झूल रहा था और आप यही समझी कि मकतूल ऑफिस जा चुका है। मैंने अपनी जिरह को समेटते हुए पूछा, क्या कोई कातिल और चोर ऐसा करता है कि वारदात के बाद दरवाजे को बाकायदा लॉक कर दिया जाए? ये तो आप इसी से पूछें, वो एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए तंजिया लहजे में बोली। मेरे शौहर का कातिल आपके सामने मौजूद है। आप इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि आपके पास घर की चाबियों के 2 सेट थे, मैंने जारहाना अंदाज में कहा, जिनमें से एक आपके पास और दूसरा मकतूल के पास रहता था। दरवाजे को लॉक करने के हवाले से सवाल आपसे किया जाएगा या फिर मकतूल से? जो शख्स अपने बेड पर मुर्दा पड़ा हुआ हो वो घर के दरवाजे को बाहर से लॉक नहीं कर सकता, बाकी बचती हैं आप। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि घर की चाबियों का एक तीसरा सेट भी था, जो पहले चोर ने चुराया, फिर आपके शौहर को कत्ल करने के बाद उसने तिजोरी को साफ किया और घर को बाहर से लॉक करके रफू चक्कर हो गया? ये बहाना नहीं चलेगा कि कातिल ने घर के अंदर से मकतूल वाली चाबियों का सेट उठा लिया होगा, क्योंकि वकुआ की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल वाली चाबियों का सेट दाखिली दरवाजे की अंदरूनी सिमत बगली दीवार पर लगे हुए की हैंगर पर लटका हुआ पाया गया था। मैं बहाना क्यों करूंगी भला? वो कमजोर सी आवाज में बोली। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने इस हकीकत का इकरार कर लो कि तुम ही ने वकुआ की रात घर के दरवाजे को बाहर से लॉक किया था। मैंने आपसे तुम पर आते हुए दुरुस्त लहजे में कहा। आपका दिमाग खराब हो गया है? वो मुझ पर बरस पड़ी। वकुआ के वक्त तो मैं लांडी में मौजूद थी, फरिया के घर पर। अगर तुम वकुआ के वक्त जाए वकुआ से कई किलोमीटर के फासले पर थी, तो फिर मास्टर यूसुफ की दुकान फैंसी टेलर्स पर बुर्कापोश औरत कौन आई थी? मास्टर साहब तुम्हारे बुर्के को देखकर हैरान भी हुए थे, ताहम इस सिलसिले में उन्होंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया था। फैंसी टेलर्स तुम्हारे घर से 2 गली के फासले पर है। मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि इस रात तुम वकुआ के नज़दीक क्या करती फिर रही थी? आपको झूठ बोलते हुए शर्म आना चाहिए। वो एकदम हत्थे से उखड़ गई। मैं बता चुकी हूँ कि वो पूरी रात मैं अपनी दोस्त के घर लांडी 89 में थी और आप खामखा मुझे इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रोजीना को छोड़कर जज की जानिब मुतवज्जा हो गया और मौदबाना लहजे में कहा, जनाब आली, सफाई के दोनों गवाह मिस्टर आफ्ताब और मिस्टर यूसुफ इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं। मैं इस्तगासा की गवाह और मकतूल की बेवा रोजीना से किए हुए वादे को ईफा करते हुए सफाई के गवाह आफ्ताब को बिल्कुल नजरअंदाज करता हूँ, लेकिन मास्टर यूसुफ की गवाही अज हद जरूरी है। लिहाजा मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि टेलर मास्टर मोहम्मद यूसुफ को अदालत के अंदर लाया जाए। इधर जज ने मास्टर यूसुफ को अंदर लाने के लिए मुतालिका अदालती अमले को अहकाम सादिर किए। उधर इस्तगासा की गवाह धड़ाम से विटनेस बॉक्स के फर्श पर गिर गई। रोजीना के यूं चकराकर जमीन बोस होने ने इस केस की असल कहानी को रोज़े रोशन की तरह अयां कर दिया था। मास्टर यूसुफ की गवाही ने रोजीना के जुर्म बल्कि जुराइम का पोल खोल दिया। वो अपने कपड़े फैंसी टेलर्स ही से सिलवाया करती थी, लिहाजा मास्टर यूसुफ उससे अच्छी तरह जानता था। मास्टर यूसुफ की इस तस्दीक के बाद कि वो 15 जुलाई की रात कमोबेश 9 बजे उसकी दुकान पर अपने कपड़ों के बारे में पूछने आई थी, रोजीना के लिए फरार की तमाम राहें मसदूद कर दी थीं। वैसे तो मास्टर यूसुफ का नाम सुनते ही उसका चकराकर कठेरे में गिर जाना इसके मुजरिम होने का बेयन सबूत था। रोजीना का इकबाल जुर्म बड़ा सनसनीखेज था। उसने अपने शौहर के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बयान दिया था कि वो मकतूल और शबाना के ताल्लुकात से आगाह हो गई थी। मकतूल के ऑफिस का नवेद नामी एक चपरासी उसे ये सारी खबरें पहुंचाता रहता था, इसीलिए वो शिपिंग कंपनी के किसी मुलाजिम का बतौर सफाई के गवाह नाम सुनकर घबरा गई थी कि कहीं नवेद ने उसका भांडा तो नहीं फोड़ दिया। जब पक्के सबूत के साथ उसने मकतूल से इस मौजू पर गुफ्तगू की तो पहले मकतूल ने अपनी हरकत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन ज़्यादा देर तक वो अपने मौक़िफ़ पर कायम न रह सका। लेकिन रोजीना के पास नवीद की फराहम करदा ऐसी मुदल्लिल और ठोस बातें थीं कि ज़फ़र अली ने रोजीना के सामने इकरार कर लिया कि वो शबाना से शादी करने का फैसला कर चुका है। रोजीना अगर उसके साथ रहना चाहे तो ठीक है,
ورنہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ظفر علی نے اسے ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ روزینہ نے چند روز تک خاموش رہ کر خوب سوچ بچار کی، پھر ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گئی۔ اس نے ظفر علی سے یہی کہا کہ وہ ہر صورت میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن اپنے ذہن میں وہ کوئی اور ہی منصوبہ بنائے بیٹھی تھی۔ چند روز امن و سکون سے گزرے تو اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس سے 2 سنگین غلطیاں ہو گئیں جن کی وجہ سے وہ میرے جرح کی گرفت میں آ گئی۔ نمبر 1، اسے اس رات ماسٹر یوسف کی دکان پر ہرگز نہیں جانا چاہیے تھا۔ نمبر 2، اپنا کام ختم کرنے کے بعد اسے گھر کو باہر سے لاک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب میں نے یہی 2 سوال اس سے کیے تو وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، وکیل صاحب، ظفر نے اچانک مجھ پر اذیت اور مصیبت کا ایک کوہ گراں لاد دیا تھا۔ میں اس عظیم بوجھ کے نیچے دب کر رہ گئی تھی۔ اس پہاڑ کو اپنے سر سے اتار پھینکنے کے لیے مجھے جو راہ سجائی دی میں اسی پر چل پڑی تھی۔ ظفر اگر میرا نہیں رہا تھا تو اسے کسی کا بھی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ بس یہی خیال ہر وقت میرے حواس اور اعصاب پر سوار رہا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوں۔ بے وفائی کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے موت۔ روزینہ کے آخری الفاظ سے اتفاق یا اختلاف کیے بغیر یہ تو ماننا پڑے گا کہ اذیت کا کوہ گراں اکثر اوقات انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے اور پھر اسی نوعیت کی سنگین کہانیاں جنم لیتی ہیں۔